हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेश सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, एनवीएस लाइब्रेरियन एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ ही दिनों पहले एनवीएस के द्वारा एक मॉडल कैलेंडर जारी किया गया था और उस मॉडल कैलेंडर के अंदर स्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि 30 जून को आपका जो संपूर्ण नोटिफिकेशन है उस एजेंसी को भेज दिया जाएगा जो आपका एग्जाम करवाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म 15 जुलाई से शुरू होंगे और आपका एग्जाम डेट है वो 30 सितंबर 2024 रखी गई है और 31 अक्टूबर को आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो जो भी एनवीएस लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि आप अभी से अपना जो है तैयारी में जुट जाइए अगर आपने सपना देखा है एनवीएस लाइब्रेरियन बनने का। क्योंकि दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस बार आपका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। इसका एक विशेष कारण यह है कि दोस्तों क्योंकि एनवीएस में इंटरव्यू नहीं होता है, मतलब आपका जो सिलेक्शन है वो केवल आपके जो फाइनल सिलेक्शन है वो केवल आपकी जो मेरिट है वो केवल रिटन एग्जाम पर आधारित है। आपका इस बार इंटरव्यू नहीं होगा दोस्तों। तो आप अपने रिटन एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए और उसी के आधार पर रिटन एग्जाम के आधार पर ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है कि आज हम ऑनलाइन स्कूल इंडिया प्लेटफॉर्म पर 1 लाख बहुत जल्द एक बहुत बड़ा परिवार बनने जा रहे हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों एनवीएस लाइब्रेरियन 2024 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इफ्ला। इफ्ला एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर कंपटीशन एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है। तो इफ्ला क्या है उसके बारे में तमाम जो जानकारी आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इफ्ला टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो जो विद्यार्थी नए हैं, जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का चैनल है जहां पर पूरे भारत की हर छोटी मोटी अपडेट रिलेटेड टू लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस, यहाँ पर सारी अपडेट सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो एक बार विशेष रूप से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आने वाले समय में हर छोटी मोटी लाइब्रेरी वैकेंसी की न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। इस क्लास की जो पीडीएफ है जो है वो आपको OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और जो विद्यार्थी एनवीएस लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि एक बार आप ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और ऐप के अंदर जाकर आप एनवीएस का फ्री कंटेंट जरूर देखें। इस फ्री कंटेंट से आपको यह पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आइए शुरुआत करते हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इफ्ला। क्या नाम है दोस्तों? इफ्ला, ठीक है। इफ्ला ये ऐसा टॉपिक है जहां पर एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो इफ्ला अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से एक सवाल हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आज हम इफ्ला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि इफ्ला क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तमाम छोटी मोटी चीज़ें हम बात करते हैं दोस्तों। पहले तो हम बात करते हैं कि इफ्ला है क्या। तो मैं बताना चाहता हूं कि इफ्ला एक स्वतंत्र, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, यह एक स्वतंत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? इंडिपेंडेंट। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। कि इफ्ला एक स्वतंत्र, ठीक है ना, स्वतंत्र का मतलब अंग्रेजी में कहते हैं इंडिपेंडेंट, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय
जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनेशनल। अंतर्राष्ट्रीय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटरनेशनल। और गैर सरकारी, गैर सरकारी, गैर सरकारी को अंग्रेजी में कहते हैं नॉन गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, कॉमा गैर लाभकारी, गैर लाभकारी संगठन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि एक इफ्ला एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इंटरनेशनल है और नॉन गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है इसके अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट है नॉन प्रॉफिट संगठन, ठीक है ना, गैर लाभकारी संगठन है। ये एक ऐसा संगठन है जो लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल के लिए हमेशा तैयार रहता है। पुस्तकालय और सूचना जो पेशेवर जो लोग हैं उन लोगों के लिए हमेशा तैयार रहता है। उन लोगों की जो मांग है, उनकी जो डिमांड है, उन लोगों के लिए हमेशा जो है उन लोगों को हमेशा प्रतिनिधित्व करता है जो पुस्तकालय और सूचना पेशेवर को निर्भर रहते हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? इट इज एन इंटरनेशनल, ठीक है ना, इट इज एन इंटरनेशनल एसोसिएशन। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि इफ्ला को क्या कहा जाता है दोस्तों? इट इज एन इंटरनेशनल एसोसिएशन। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन है। ठीक है ना, तो परीक्षा के अंदर यह भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज एन इंटरनेशनल एसोसिएशन। निम्नलिखित में से किसे एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय संघ के रूप में जाना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संघ के रूप में किसे जाना जाता है? इफ्ला को कहा जाता है। ये एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, उनके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संघ माना जाता है। और ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इफ्ला के बारे में मैंने आपको बताया है। और ये भी एक सवाल पूछा जाता है कि इफ्ला किन लोगों की सहायता करता है? इंटरनेशनल बॉडी है, लेकिन किन लोगों के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय जो बॉडी है जो हमेशा रिप्रेजेंट करती है? तो हम बात करते हैं दोस्तों इफ्ला के बारे में कि इफ्ला इज एन इंटरनेशनल बॉडी। ठीक है ना, बॉडी का मतलब होता है निकाय। इफ्ला एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। रिप्रेजेंटिंग का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना, रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है ना, ठीक है ना, ये हमेशा उन लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं हु रिलाई ऑन, जो निर्भर रहते हैं, हु रिलाई ऑन, जो निर्भर रहते हैं किस पर? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। एक हमेशा ध्यान रखना है कि इफ्ला है क्या। सबको पता कि इफ्ला एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी और गैर सरकारी एक संगठन है जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है और इस संगठन को किसी प्रकार का लाभ नहीं कमाना है और बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और इंटरनेशनल एसोसिएशन है। लेकिन ये किन लोगों के लिए हमेशा सहयोग में खड़ी रहती है? तो आपको पता होना चाहिए कि इफ्ला एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। ये हमेशा पुस्तकालय और सूचना के जो पेशेवर हैं उन लोगों के हितों की हमेशा क्या करती है दोस्तों? प्रतिनिधित्व करती है। तो ध्यान रखना है कि इफ्ला एक
ठीक है ना। इफ्ला एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो पुस्तकालय और सूचना पेशेवरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। तो इफ्ला एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो व्यक्ति लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल से जुड़े हुए हैं, उन लोगों की हितों का हमेशा प्रतिनिधित्व करता है, उन लोगों के हमेशा आगे सहयोग करने की कोशिश करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इफ्ला के बारे में आपको दो चीजें पता चल गई कि इफ्ला एक तो क्या है दोस्तों, इंटरनेशनल एसोसिएशन है लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, जो लोग लाइब्रेरी और जो है पुस्तकालय और सूचना के जो पेशेवर से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय है। और दूसरी बात क्या है कि इफ्ला एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो पुस्तकालय और सूचना पेशेवर के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इफ्ला एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो प्रतिनिधित्व करता है द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, उन लोगों के हितों की जो है प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमेशा निर्भर रहते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल पर निर्भर रहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं इफ्ला के बारे में और चीजें, और जो विद्यार्थी इस टॉपिक को देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, उन लोगों से मैं हमेशा ये कहना चाहता हूं कि आप भी अपने हाथ में पेन और रजिस्टर ले लीजिए। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा, तो पेन और रजिस्टर ले लीजिए और मेरे साथ साथ नोट्स जरूर बनाइए दोस्तों। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो पहला सवाल तो आपका यही बनेगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इफ्ला। इफ्ला की फुल फॉर्म क्या है? तो इफ्ला की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल। आई का मतलब क्या हो गया? इंटरनेशनल। और एफ का मतलब क्या हो गया? फेडरेशन। इंटरनेशनल फेडरेशन। ठीक है ना, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ। ठीक है ना, यहां पर ध्यान है, इफ्ला की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ, एल का मतलब क्या हो गया? लाइब्रेरी। एल का मतलब क्या हो गया? लाइब्रेरी। एंड ए का मतलब क्या हो गया? एसोसिएशन। ठीक है ना, सॉरी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है ना, तो विद्यार्थी कई बार क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि आई का मतलब इंटरनेशनल, एफ का मतलब फेडरेशन ऑफ, एल ए का मतलब होता है लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इसके अंदर क्या जुड़ गया वर्ड है? इंस्टीट्यूशन जोड़ा गया था, ध्यान रखना। पहले फुल फॉर्म यही होती थी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, लेकिन 1976 में, कब है दोस्तों? ठीक है ना, 1976 से जो है इफ्ला के अंदर एक वर्ड जोड़ दिया था, वो जोड़ दिया था इंस्टीट्यूशंस। क्या जोड़ दिया था? इंस्टीट्यूशंस, ध्यान रखना। तो कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि इफ्ला के अंदर ये इंस्टीट्यूशन वर्ड कब जोड़ा गया था? तो इफ्ला के अंदर इंस्टीट्यूशन वर्ड 1976 से जोड़ा गया था। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो इफ्ला की फुल फॉर्म याद रखना है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ये हमेशा इफ्ला की क्या होती है दोस्तों? फुल फॉर्म होती है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब कई बार परीक्षा के अंदर यह भी पूछा जाता है डेट के साथ, तो हम बात करते हैं इफ्ला के बारे में, क्योंकि इफ्ला की फुल फॉर्म को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। तो आई का मतलब इंटरनेशनल, एफ का मतलब फेडरेशन ऑफ, एल का मतलब लाइब्रेरी एंड ए का मतलब एसोसिएशन, लेकिन उसके साथ एक वर्ड जोड़ा गया था इंस्टीट्यूशन। ठीक है ना, तो इफ्ला की फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशन वर्ड 1976 में जोड़ा गया था।
इफ्ला की स्थापना 30 सितंबर 1927 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डेट के साथ आपको याद रखना है। 1927 सबको याद रहेगा, लेकिन 30 सितंबर भी आपको याद रखनी है। ऑफ को यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम कहते हैं यूके के एडिनबर्ग, ध्यान रखना कौन सा शहर है दोस्तों, एडिनबर्ग जो है एक शहर का नाम है, ऑफ यूके लाइब्रेरी एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में हुई थी। और इफ्ला का मुख्यालय द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ नीदरलैंड द हैग के अंदर है। देखिए यहाँ पर दो बातें बहुत ज़्यादा विद्यार्थी कंफ्यूज करता है। तो पहले तो सवाल बनेगा इफ्ला, ठीक है ना। पहला सवाल आपको ये याद रखना है कि इफ्ला की स्थापना, ठीक है ना। तो डेट तो आपको याद हो गई कि इफ्ला की स्थापना कब हुई थी, कि 30 सितंबर 1927 में। अब इफ्ला की स्थापना हुई कहाँ पर, तो एक जगह है जिसका नाम है एडिनबर्ग। क्या नाम है दोस्तों, एडिनबर्ग। तो एडिनबर्ग कहाँ पर है, स्कॉटलैंड के अंदर है। और स्कॉटलैंड कहाँ पर है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के अंदर है। तो कई बार परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाता है कि इफ्ला की स्थापना कहाँ पर हुई। तो इफ्ला की स्थापना एक जगह का नाम है एडिनबर्ग, जो कहाँ पर है, स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड के अंदर कहाँ पर है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम का एक भाग है, ठीक है ना। तो इफ्ला की स्थापना एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि इफ्ला का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आपको पता होना चाहिए कि इफ्ला का जो हेडक्वार्टर है, जिसे हिंदी में कहते हैं मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, द हैग, ठीक है ना। कहाँ पर है दोस्तों, हैग। हैग क्या है दोस्तों, शहर का नाम है, हैग नामक शहर के अंदर है। तो ये जो हेडक्वार्टर हैग शहर के अंदर है, तो हैग के अंदर ध्यान, हैग कहाँ पर है, ये नीदरलैंड के अंदर है। तो वहां पर नीदरलैंड की जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है, नीदरलैंड का जो नेशनल लाइब्रेरी है, नीदरलैंड का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय, तो नीदरलैंड का राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है, द रॉयल लाइब्रेरी। क्या है दोस्तों, द रॉयल लाइब्रेरी, ठीक है ना, रॉयल लाइब्रेरी में है, ध्यान रखना। समझ में आ गया आपको। पहला सवाल तो आपको ध्यान रखना है, सवाल बनेगा कि इफ्ला की स्थापना कहाँ हुई। तो इफ्ला की स्थापना 30 सितंबर 1927 को एक शहर का नाम है एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर हैग शहर के अंदर है, ठीक है ना। लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ है, हैग कहाँ पर है, नीदरलैंड देश के अंदर है। तो नीदरलैंड का जो एक नेशनल लाइब्रेरी है, नीदरलैंड की जो एक राष्ट्रीय लाइब्रेरी है जिसका नाम है द रॉयल लाइब्रेरी, तो नीदरलैंड की राष्ट्रीय लाइब्रेरी जिसका नाम है द रॉयल लाइब्रेरी के अंदर जो है इफ्ला का क्या है दोस्तों, हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है, इफ्ला का हेडक्वार्टर है। तो इफ्ला का हेडक्वार्टर है नीदरलैंड की राष्ट्रीय लाइब्रेरी जिसका नाम है द रॉयल लाइब्रेरी के अंदर उसका हेडक्वार्टर है। और ये कहाँ पर स्थित है, हैग शहर के अंदर स्थित है। ये चीज आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो स्थापना हुई थी एडिनबर्ग में, जबकि उसका हेडक्वार्टर कौन से शहर में, हैग शहर के अंदर है। और हैग कहाँ पर है, नीदरलैंड देश में। तो नीदरलैंड की जो राष्ट्रीय लाइब्रेरी है जिसका नाम है द रॉयल लाइब्रेरी, वहां पर इफ्ला का क्या है दोस्तों, हेडक्वार्टर है। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, इसलिए विशेष आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात करते हैं इफ्ला के बारे में, और भी बहुत सारी जो चीजें हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। इफ्ला की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंस्टीट्यूशन। मैंने कहा ना, तो इफ्ला की फुल फॉर्म में ये याद रखना, इंस्टीट्यूशन वर्ड आपको जोड़ा गया था, और ये कब जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। और ये क्या है कि ये एक गैर सरकारी पेशेवर संगठन है, नॉन गवर्नमेंटल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। ये एक नॉन गवर्नमेंटल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लाइब्रेरी के ऊपर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, इसकी स्थापना 30 सितंबर 1927 में कौन सा शहर दोस्तों, एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। और ये कहाँ पर है दोस्तों, यूके के अंदर है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हैग। और हैग कौन से देश में है, ये हैग है आपके नीदरलैंड के अंदर आता है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है
कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इफ्ला, कि इफ्ला का जो पहला जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? आइजैक कोलिजन, ठीक है ना, आइजैक कोलिजन, ठीक है। तो आइजैक कोलिजन नाम का जो व्यक्ति है, तो ये व्यक्ति जो है क्या है दोस्तों? इफ्ला का पहला अध्यक्ष रहा था। ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इफ्ला, इफ्ला का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इफ्ला का जो प्रथम अध्यक्ष था वो था आइजैक कोलिजन था। कौन था? आइजैक कोलिजन था। तो प्रथम अध्यक्ष तो सबको याद है, लेकिन कई बार परीक्षा के अंदर इफ्ला का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? भाई आप अभी करंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबको पढ़ते समय सबको पता होता कि भाई इफ्ला का प्रथम अध्यक्ष आइजैक कोलिजन था, लेकिन कई बार परीक्षा के अंदर यह भी पूछा जाता है कि इफ्ला का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। प्रथम तो याद है, लेकिन करंट अफेयर के तौर पर यह भी पूछा जाता है कि हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इफ्ला। तो इफ्ला का करंट प्रेसिडेंट कौन है? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट प्रेसिडेंट ऑफ इफ्ला, ठीक है ना। ये सवाल आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए अपने रजिस्टर में। तो वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है ना, तो इफ्ला का वर्तमान अध्यक्ष का नाम क्या है? वर्तमान का मतलब 2024-25 में कौन है? वर्तमान अध्यक्ष का नाम है विकी मैकडोनाल्ड। कौन है दोस्तों? विकी मैकडोनाल्ड। विकी मैकडोनाल्ड जो 2023 से 2025 तक ये जो है अध्यक्ष रहेंगे, 2023 से 2025 तक, ठीक है दोस्तों। तो पहला सवाल ये बनता है कि इफ्ला का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष है दोस्तों विकी, विकी की स्पेलिंग सही कर लीजिए, हाँ, VICKI, ठीक है ना, VICKI, विकी मैकडोनाल्ड नामक जो व्यक्ति हैं जो वर्तमान में इफ्ला के क्या है दोस्तों? इफ्ला का वर्तमान में जो अध्यक्ष कौन है? तो विकी मैकडोनाल्ड है। एक सवाल यह भी पूछा जाता है, ध्यान रखना, कि इफ्ला का वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल कौन है? दूसरा सवाल बनेगा करंट सेक्रेटरी जनरल, जैसे महासचिव कहते हैं, सेक्रेटरी जनरल एंड CEO, ठीक है ना। तो इफ्ला का वर्तमान महासचिव और क्या कह सकते हैं, CEO कौन है? ये भी कई बार परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाता है कि हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल। करंट क्या है दोस्तों? सेक्रेटरी जनरल ऑफ इफ्ला। इफ्ला का जो वर्तमान में जो है महासचिव कौन है 2000 या CEO कौन है? तो उसका नाम है शेरोन मैमिस। क्या नाम है दोस्तों? शेरोन मैमिस, ठीक है ना। ये भी 2023 से 2025, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, वर्तमान में अगर कल आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो और वहां पर पूछ ले भाई इफ्ला का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इफ्ला का वर्तमान जो अध्यक्ष है वो है विकी मैकडोनाल्ड। कौन है? विकी मैकडोनाल्ड है। और वर्तमान महासचिव कौन है? शेरोन मैमिस। कौन है दोस्तों? शेरोन मैमिस है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है और ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा भी जाता है दोस्तों, ठीक है। और एक चीज हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय लाइब्रेरी एसोसिएशन है। इफ्ला को इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन को कहा जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफ्ला के द्वारा कौन कौन से पब्लिकेशन होते हैं, इफ्ला के द्वारा कौन कौन से प्रकाशन जो हैं पब्लिकेशन पब्लिश किए जाते हैं, प्रकाशन जो है क्या कह सकते हैं कि प्रकाशित किए जाते हैं। और पहला जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इफ्ला की एक पत्रिका का नाम है इफ्ला जनरल लाइब्रेरी। क्या नाम है दोस्तों? इफ्ला जनरल लाइब्रेरी, जिसकी जो अवधि है वो अवधि क्या है दोस्तों? त्रैमासिक। क्या है दोस्तों? त्रैमासिक, ठीक है। तो परीक्षा के अंदर सवाल बनेगा कि इफ्ला जनरल लाइब्रेरी जिसकी अवधि त्रैमासिक है
इसे 1975 से प्रकाशित किया जाता है, पब्लिश्ड बाय SAJE पब्लिकेशन। किसके द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है? SAJE पब्लिकेशन के द्वारा, फ्रॉम ऑन द बिहाफ ऑफ इफ्ला, इफ्ला की साइड से, ठीक है ना। तो सैग पब्लिकेशन के द्वारा इस जर्नल को 1975 से हमेशा क्वार्टरली जो है इसको जो है प्रकाशित किया जाता है। ये कई बार सवाल पूछा गया है, ध्यान रखना। तो पहला सवाल तो ये बनेगा कि इफ्ला जनरल लाइब्रेरी किसका पब्लिकेशन है? तो इफ्ला जनरल लाइब्रेरी जो है इफ्ला का ही पब्लिकेशन है। ऑप्शन आएगा, सवाल क्या बनेगा? इफ्ला जनरल लाइब्रेरी किसका पब्लिकेशन है? इफ्ला का है। लेकिन इसका पब्लिकेशन स्टार्टिंग कब हुआ था? 1975 से। और वर्तमान में किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? SAGE ये पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, लेकिन ये इफ्ला की साइड से ही प्रकाशित होता है दोस्तों। दूसरा है इफ्ला एनुअल, तीसरा है इफ्ला डायरेक्टरी बाई एनुअल जो है, और चौथा है नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लानिंग। ये 4 इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन हैं जो इफ्ला के द्वारा जो क्या होता है दोस्तों, जारी किया जाता है, इफ्ला के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। एक 2 महत्वपूर्ण प्रोग्राम्स हैं, 2 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। ये सवाल परीक्षा के अंदर कई बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स ऑफ इफ्ला। इफ्ला के 2 महत्वपूर्ण प्रोग्राम हैं, और 2 महत्वपूर्ण प्रोग्राम से संबंधित एक सवाल हमेशा कई बार पूछा जाता है। इफ्ला के द्वारा 2 ऐसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जिससे संबंधित हमेशा परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। पहला है जिसके बारे में नाम आपने सुना होगा, UBC। तो UBC इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम ऑफ इफ्ला, इफ्ला का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। तो पहला तो सवाल बनेगा, UBC की फुल फॉर्म क्या होती है? UBC की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल, बी से क्या हो जाएगा? बिब्लियोग्राफिक, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, जब कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है UBC की, तो वहां पर बिब्लियोग्राफिकल, ठीक है ना, ऑप्शन में बिब्लियोग्राफी, ये कई बार पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, लॉन्च को लेकर बहुत ज़्यादा कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि इस प्रोग्राम को लॉन्च कब किया गया था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 1974, ठीक है ना। इस प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया था? 1974 में। लेकिन इस प्रोग्राम को वापस बंद भी कर दिया गया था। इस प्रोग्राम ये बंद कब हुआ था? बंद हुआ था 2003 में, ठीक है ना। तो 2 महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जिसके ऊपर एक सवाल बनता है। पहला सवाल तो बनेगा, UBC किसका प्रोग्राम है? UBC इज ए प्रोग्राम ऑफ, ऑप्शन ए ILA, ऑप्शन बी ALA, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी इफ्ला। तो इफ्ला का प्रोग्राम है। दूसरा सवाल बनता है कि UBC की फुल फॉर्म क्या है? और फुल फॉर्म में बहुत ज़्यादा विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। B फॉर क्या होता है? तो वहां पर B फॉर बिब्लियोग्राफी होगा, B फॉर बिब्लियोग्राफिकल होगा, B फॉर बिब्लियोग्राफिक होगा। तो आपको पता होना चाहिए B का मतलब बिब्लियोग्राफिक होगा, ध्यान रखना, ये विशेष ध्यान रखना है। तीसरा सवाल बनेगा कि ये प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? लॉन्च हुआ था 1974 में। कब लॉन्च हुआ था दोस्तों? 1974 में। और ये बंद कब हुआ था? ये बंद हुआ था आपके 2003 में। और दूसरा जो प्रोग्राम होता है वो है UAP। क्या है दोस्तों? UAP, ये भी इफ्ला का महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ए से अवेलेबिलिटी, ए से क्या हो जाएगा? अवेलेबिलिटी, अवेलेबल में LABLI, अवेलेबिलिटी क्या हो गया? अवेलेबिलिटी। और P से हो जाएगा पब्लिकेशन, P से क्या हो जाएगा? पब्लिकेशन। तो यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी पब्लिकेशन जो है, ये प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2 साल बाद। 2 साल बाद का मतलब होता है 1976 में, ठीक है ना। 1976 में इसको लॉन्च किया गया था। 74 में तो लॉन्च किया गया था UBC को। किसको लॉन्च किया गया था? UBC को 1974 में लॉन्च किया गया था।
और यूएपी को लॉन्च किया गया था 1976 में, इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद ये जो प्रोग्राम है ये भी बंद हो गया था, क्लोज्ड इन, इस प्रोग्राम को क्लोज किया गया था, क्लोज हुआ था ये भी 2003 में। तो इन दोनों प्रोग्राम जो है, ये दोनों प्रोग्राम है, ये बंद हो गए थे 2003 में ये प्रोग्राम बंद हो गए थे। तो परीक्षा के अंदर सवाल बनेगा कि यूएपी किसका कार्यक्रम है? इफ्ला का है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी पब्लिकेशन होती है। लॉन्च कब हुआ था? लॉन्च हुआ था 1976 में, और बंद कब हुआ था? 2003 में इसको बंद किया गया था। तो दो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो इफ्ला के हमेशा यहाँ से परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाता है, ठीक है। और एक इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जिसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना जी, कि इफ्लास इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है आईएपी। ये कई बार पूछा जाता है कि आईएपी प्रोग्राम किसका है। तो ध्यान रखना है कि इफ्ला का इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम, जिसकी फुल फॉर्म है आईएपी 2016 में, ये कई बार परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाता है कि इफ्ला का एक कार्यक्रम है जिसका नाम है इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 2016 में हुई थी। और ये एक समता निर्माण कार्यक्रम है। समता निर्माण कार्यक्रम का मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखना, ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। ये क्या है दोस्तों? कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है जिसे यूएन 2030 एजेंडा की योजना और कार्यक्रम में पुस्तकालयों की भूमिका को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया था। तो इफ्ला का एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है आईएपी इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम, जो 2016 में शुरू किया गया था, जिसका यूएन 2030 तक का एक लक्ष्य रखा गया था, जिसमें लाइब्रेरीज को डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसके पुस्तकालय को जो कार्य है उन कार्य को आगे से आगे बढ़ाना और विस्तार करना, इसका जो क्या था दोस्तों? लक्ष्य था। एक और प्रोग्राम है जिसका नाम है एएलपी। एएलपी की फुल फॉर्म होती है एक्शन फॉर डेवलपमेंट थ्रू लाइब्रेरीज प्रोग्राम। ये कई बार यूजीसी नेट के अंदर इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो विशेष आपको ध्यान रखना है कि एक्शन फॉर डेवलपमेंट थ्रू लाइब्रेरीज प्रोग्राम ये किसका कार्यक्रम है? तो एएलपी एक्शन फॉर डेवलपमेंट थ्रू लाइब्रेरीज प्रोग्राम, ये जिसे 1984 में शुरू किया गया था। कार्यक्रम विकासशील और संक्रमणकालीन देशों में छोटे अनुदानों और परियोजनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से समता निर्माण का समर्थन करना है। तो इफ्ला के द्वारा एक कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम चलता है, और इस प्रोग्राम के तहत जो भी अन्य देश है, जहां पर क्या है दोस्तों, जहां अन्य देश जो विकासशील है, डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां पर लाइब्रेरी की स्थापना करना, और वहां पर लाइब्रेरी का जो है क्या करना दोस्तों, जो छोटी छोटी जो लाइब्रेरी है उन लाइब्रेरीज को क्या करना? ग्रांट उपलब्ध कराना है, अनुदान देना है, ताकि उन डेवलपिंग कंट्री में विकासशील देशों के जो लोग हैं उन लाइब्रेरी का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो सवाल ये बनेगा कि एएलपी कार्यक्रम किसका है? इफ्ला का है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? और इसकी शुरुआत हुई थी 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि बीएसएलए कई बार क्या होता है, शॉर्ट नाम भी दे देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम इफ्ला का है? ठीक है ना, तो वहां पर शॉर्ट में ऑप्शन दे देंगे बीएसएलए। तो बीएसएलए भी आपको याद रखना है, परीक्षा के अंदर एक सवाल पूछा गया था। तो पहले तो आपको बीएसएलए प्रोग्राम किसका है? इफ्ला का है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है बी से बिल्डिंग, एस से स्ट्रॉन्ग, एल से लाइब्रेरी, और ए से क्या हो जाएगा? एसोसिएशन हो जाएगा। तो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी एसोसिएशन इफ्ला का एक व्यापक कार्यक्रम है जो समता निर्माण और पुस्तकालय संघों की स्थिरता के लिए एक रणनीतिक और समन्वित दृष्टिकोण प्रदान करता है, ठीक है ना। तो इफ्ला का एक प्रोग्राम है बीएसएलए, ये एक ध्यान रखना कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम होता है। क्या है दोस्तों? इफ्ला का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जिसका लक्ष्य है कि जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है, तो लाइब्रेरी एसोसिएशन तक जो इफ्ला का प्रोग्राम चलता है कैपेसिटी बिल्डिंग को, वो हर एक लाइब्रेरी एसोसिएशन तक इस प्रोग्राम को
पहुंचाना का जो पहुंचाने का कार्य कौन करता है, BSLA प्रोग्राम करता है, जो किसका है दोस्तों, वो है आपके इफ्ला का है, ध्यान रखना। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, तो आपको इफ्ला के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट वाली चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। अभी बताया था कि द वर्ड इंस्टीट्यूशन वाज एडेड इन 1976 अलॉन्ग विथ इफ्ला। भाई इफ्ला की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, यहाँ तक तो पता है, लेकिन आगे हमने जोड़ा है एंड इंस्टीट्यूशन। तो इफ्ला के अंदर ये इंस्टीट्यूशन वर्ड है ना 1976 में जोड़ा गया था। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफ्ला के द्वारा एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सिस्टर लाइब्रेरी, तो ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि सिस्टर लाइब्रेरी वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये कॉन्सेप्ट शुरू किया गया था इफ्ला के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, इफ्ला के द्वारा। तो कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि सिस्टर लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा लाया गया था। ऑप्शन ए ILA, ऑप्शन बी ALA, ऑप्शन सी जो है यूनेस्को और ऑप्शन डी इफ्ला। तो इफ्ला के द्वारा लाया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इफ्ला और यूनेस्को, ध्यान रखना, इफ्ला और यूनेस्को ने मिलकर, ध्यान रखना, इफ्ला के साथ कौन है, इफ्ला के साथ यूनेस्को द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटलीकरण और संरक्षण पर सर्वेक्षण प्रकाशित करते हैं। तो ध्यान रखना है कि इफ्ला और यूनेस्को क्या करते हैं, ये सर्वे करते हैं, सर्वे पब्लिश करते हैं, किस पर, ये वर्ड याद रखना है, डिजिटलाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन, ध्यान रखना, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल परीक्षा के अंदर क्या बनेगा, DP याद रखना, DP का मतलब डिजिटलाइजेशन और P का मतलब होता है प्रिजर्वेशन। तो ध्यान रखना है कि डिजिटलाइजेशन और प्रिजर्वेशन पर एक सर्वे करता है, ये सर्वे किसके द्वारा किया जाता है, इफ्ला और यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, आपको याद रखना, ऑप्शन में आएगा वहां पर, तो DP याद रखना, D से डिजिटलाइजेशन और P से प्रिजर्वेशन। तो जब भी सवाल बनेगा वहां पर कि डिजिटलाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन पर कौन सर्वे पब्लिश करता है, तो DP से याद रखना, मैंने बहुत, क्योंकि इससे संबंधित और भी सवाल है, तो DP याद रखना। तो डिजिटलाइजेशन और प्रिजर्वेशन के ऊपर कौन सर्वे पब्लिश करता है, इफ्ला के साथ कौन आता है दोस्तों, यूनेस्को, क्योंकि इफ्ला ILA, इफ्ला ALA, इफ्ला यूनेस्को, इफ्ला और भी कोई नाम आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है इफ्ला के साथ हमेशा क्या आएगा, यूनेस्को आएगा, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि इफ्ला की जो स्थापना है, ये सबको पता है कि इफ्ला की स्थापना जो है 1927 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, इफ्ला की स्थापना जो है 1927 में हुई थी, लेकिन आधिकारिक रूप से कब शुरू हुआ था पता है, इफ्ला जो है ऑफिशियली बिगेन, ध्यान रखना, ऑफिशियली बिगेन मतलब आधिकारिक रूप से ये काम करना शुरू किया था 1929 में, ठीक है ना। इफ्ला की स्थापना तो 1927 में हुई थी, लेकिन ऑफिशियली बिगेन, आधिकारिक रूप से जो है ये 1929 में काम करना शुरू किया गया था विथ 15 मेंबर्स फ्रॉम 15 कंट्रीज, विथ 15 मेंबर्स, कितने सदस्यों के साथ, 15 सदस्यों के साथ, फ्रॉम 15 कंट्रीज, और 15 देशों के साथ, 15 देशों के साथ, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, इफ्ला की स्थापना 1927 में हुई थी, लेकिन ऑफिशियली बिगिन, ये आधिकारिक रूप से जो है इफ्ला शुरू हुआ था 1929 में विथ 15 मेंबर्स, 15 सदस्यों के साथ, फ्रॉम 15 कंट्रीज। वो 15 सदस्य जो थे वो 15 अलग अलग देशों के साथ, अलग अलग देशों के थे, लेकिन वर्तमान में वी नाउ हैव अब हमारे पास है 1500 मेंबर्स, ठीक है ना। इफ्ला के वर्तमान में कितने मेंबर्स हैं, 1500 मेंबर्स हैं, फ्रॉम अराउंड 150 कंट्रीज एंड फ्रॉम अराउंड 150 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना। तो जब इसको ऑफिशियली बिगिन किया गया था तो उस समय 15 सदस्य 15 अलग अलग देशों के साथ से शुरू किया गया था, लेकिन वर्तमान में इफ्ला के जो है 1500
सदस्य हैं, और वो सदस्य जो ध्यान रखना पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड 1500 वर्ल्ड वाइड जो है 150 कंट्री से है, ठीक है ना। 1500 सदस्य करीबन पूरे वर्ल्ड में 150 देशों से जो है 1500 सदस्य जो है यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है दोस्तों। ये विशेष बात है वो आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस क्लास के माध्यम से मेरा एक विशेष आग्रह है आपका, ये हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया का जो है एक स्लोगन है, एक मोटो है, एक आदर्श वाक्य है। तो ऑनलाइन स्कूल इंडिया का जो एक आदर्श वाक्य है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। मेरा ये मानना है कि दोस्तों इस क्लास के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। जैसे आज मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है, और जो विद्यार्थी ईमानदारी से इस टॉपिक को अपने पेन से रजिस्टर में लिख लेगा और बाद में जब इसको रिवीजन करेगा तो उसको विद इन 1-2 बार रिवीजन के अंदर ये टॉपिक उनको क्या हो जाएगा दोस्तों, याद हो जाएगा। इसलिए हमारा जो एक टैगलाइन है, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। तो मेरा विशेष आग्रह है कि प्लीज़ अपना पेन और रजिस्टर उठाइए और एक एक टॉपिक को आप लिखिए। और एक जिंदगी में एक बार ही लिखना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना है कि लिखने के बाद जब उस टॉपिक को आप 2-3 बार रिवीजन करोगे, उसके बाद ये टॉपिक परमानेंटली आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे जो बच्चे हमें फ़ोन करके कहते हैं कि सर आप PDF उपलब्ध नहीं कराते हो, तो मैं इस क्लास के माध्यम से एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ से अगर आपको पढ़ना है तो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका जो ये समय है और आपका पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराऊं, ताकि एक ही जगह पर सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। और हर एक टॉपिक का टेस्ट भी मैं उपलब्ध कराते हैं, पार्ट वाइज टेस्ट उपलब्ध कराते हैं, और उसके बाद जो है हम आप लोगों के लिए क्या करवाते हैं, मेगा टेस्ट भी उपलब्ध करवा रहे हैं, ताकि एक समय पर सिलेबस पूरा हो जाएगा। सिलेबस पूरा होने का मतलब होता है बढ़िया सा आप 6 रजिस्टर लेकर बढ़िया सा नोट्स बना लीजिए, ताकि उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टेस्ट देना। इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, आत्मविश्वास जगेगा कंपटीशन एग्जाम को लेकर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपको जवाब देना है। ये जम्मू कश्मीर सेट एग्जाम में पूछा गया था सवाल क्या है दोस्तों कि यूबीसी, ठीक है ना, यूबीसी मतलब यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल वाज स्पॉन्सर्ड बाय हुम इन 1974। तो मैंने अभी बताया था इफ्ला के 2 प्रोग्राम हैं, पहला है यूबीसी जो 1974 में आया था, और दूसरा प्रोग्राम है यूएपी 2 साल बाद आया था 1976 में। ये प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये प्रोग्राम शुरू किया गया था इफ्ला के द्वारा शुरू किया गया था। साथ साथ जो है आप भी इसका आंसर देते रहिए दोस्तों। अगला सवाल है इफ्ला का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो ध्यान रखना है कि इफ्ला की स्थापना तो ध्यान रखना है एडिनबर्ग में हुई थी, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? हैग में है। और हैग कहाँ है दोस्तों? नीदरलैंड के अंदर। नीदरलैंड एक देश है छोटा सा जो यूके का पार्ट है, ठीक है ना, वहां पर जो है हैग के अंदर इफ्ला का क्या है दोस्तों हेडक्वार्टर है। और हैग के अंदर कहां पर है? तो ध्यान रखना है नीदरलैंड की जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है, नीदरलैंड का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है उस पुस्तकालय का नाम है द रॉयल लाइब्रेरी। क्या नाम है दोस्तों? द रॉयल लाइब्रेरी। तो नीदरलैंड की जो राष्ट्रीय पुस्तकालय जिसका नाम है द रॉयल लाइब्रेरी, वहां पर जो है हैग शहर के अंदर इनका हेडक्वार्टर बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है इफ्ला की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना आपको डेट के साथ आपको याद रखना है, ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछी जाती है, इसलिए 30 सितंबर 1927 में जो है इफ्ला की क्या हुई थी दोस्तों? स्थापना हुई थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इन विच ईयर डिड इफ्ला लॉन्च IAP। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से साल में इफ्ला का एक कार्यक्रम है जिसका नाम है IAP, इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम। तो इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम जो है ये कब लॉन्च किया गया था? 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था दोस्तों? 2016 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाहता हूं कि पुस्तकालय विज्ञान के इतिहास में पहली बार हम आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा
एक पहल करने जा रहे हैं, ध्यान रखना। पुस्तकालय विज्ञान के इतिहास में पहली बार, पुस्तकालय विज्ञान के इतिहास में पहली बार हम आप लोगों के लिए कुछ नया करने जा रहे हैं। तो पुस्तकालय विज्ञान के इतिहास में पहली बार हम क्या लेकर आ रहे हैं दोस्तों? 10,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, 10,000 प्लस क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज, ठीक है ना। 10,000 क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, ये जो 10,000 क्वेश्चन होंगे ना, ये आपके होंगे बायलिंगुअल। क्या होंगे दोस्तों? बायलिंगुअल, जो हिंदी और इंग्लिश में होंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। बायलिंगुअल इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि आप भले किसी मीडियम में पढ़ रहे हो, चाहे आप हिंदी मीडियम में थ्योरी पढ़ रहे हो, चाहे इंग्लिश मीडियम में थ्योरी पढ़ रहे हो, लेकिन आपको पता है कि आप जो भी कंपटीशन एग्जाम दोगे, NVS, KVS कोई भी दे रहे हो, वहां पर क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। तो मेरा एक व्यक्तिगत आप लोगों को सुझाव है कि कम से कम क्वेश्चन और ऑप्शन हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ने की आदत अभी से डाल दीजिए। अगर आपने शुद्ध हिंदी में अगर क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़े तो आप लाइब्रेरियन बनने में बहुत ज़्यादा तकलीफ आएगी, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो किताबें आप पढ़ रहे हो, लेकिन एग्जाम के अंदर वहां पर इतनी शुद्ध हिंदी आती है, एक वर्ड की बहुत सारी हिंदी होती है, तो वहां पर आपको प्रश्न को समझने में, ऑप्शन को समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो सकती है। इसलिए आप अभी से जो है क्वेश्चन और ऑप्शन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ने की एक आदत डाल दीजिए। तो बायलिंगुअल 10,000 क्वेश्चन होंगे। 10,000 क्वेश्चन का मतलब होता है 100 मॉडल पेपर, 100 मॉडल पेपर जो आपको मिलेंगे, ध्यान रखना। तो 10,000 क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज है, वो टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर दी है 17 मई 2024। 17 मई 2024 से हमने ये कार्यक्रम इतिहास में पहली बार 17 मई 2024 में से 17 मई से हमने ये कार्यक्रम शुरू कर दिया है, जिसका हमने नाम दिया है मेगा टेस्ट। क्या नाम दिया दोस्तों? मेगा टेस्ट, ठीक है ना। 17 मई से हमने ये मेगा टेस्ट शुरू कर दिया है और 2 मेगा टेस्ट हमने डाल दिए हैं। कल हमारा सुबह तीसरा मेगा टेस्ट आएगा, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे और लाइब्रेरी साइंस के जो बिलीफ लेवल का जो सिलेबस है, ये बिलीफ लेवल के सिलेबस को पूरा कवर करेगा, जिसमें सभी तरह के टॉपिक, जो 100 टॉपिक हैं बिलीफ लेवल में, 100 टॉपिक में से आपके जो है क्वेश्चंस बायलिंगुअल बनाए जाएंगे, ताकि आपको अभी से प्रैक्टिस करोगे तो बाद में आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होंगे। जिसमें करंट जो एडवांस, जिस तरीके से कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है, कंपटीशन लेवल में आजकल एडवांस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइब्रेरी साइंस को बहुत ज़्यादा एडवांस कर दिया है, तो एडवांस क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे और नए नए करंट अफेयर वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए जो विद्यार्थी हमारे साथ ये 10,000 क्वेश्चन जो हैं आपके लिए एक पत्थर का मील, ठीक है ना, जो है आपके लिए नींव का पत्थर जो है जो है आपके लिए साबित होगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये 10,000 क्वेश्चन है जो है आप लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद सवाल आएगा कि कौन सा संगठन डिजिटलीकरण और सर्वेक्षण, मैंने अभी बताया था डीपी याद रखना कि कौन सा संगठन जो है एक सर्वे पब्लिश करवाता है। डीपी का मतलब होता है डिजिटलाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन। क्या नाम है दोस्तों? डिजिटलाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन। तो ये डिजिटलाइजेशन और प्रिजर्वेशन नामक जो है, इन दोनों के ऊपर कौन सर्वे प्रकाशित करता है? ये सर्वे करता है इफ्ला और यूनेस्को। कौन करता है दोस्तों? इफ्ला और यूनेस्को। निम्नलिखित में से किस संगठन ने बच्चों और युवाओं वयस्कों के पढ़ने के लिए एक सिस्टर लाइब्रेरी की कॉन्सेप्ट आया था? मैंने बताया था कि सिस्टर लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट उन बच्चों के लिए है, उन एडल्ट के लिए है जिसके अंदर उनके अंदर एक रीडिंग हैबिट को डेवलप करने का एक प्रोग्राम है। ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था इफ्ला के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों, ठीक है। DSSB 2024 के अंदर सवाल आया गया कि विच इज द लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल लेवल। तो मैंने आपको कहा था कि इंटरनेशनल लेवल का एसोसिएशन कौन सा है? तो लाइब्रेरी एसोसिएशन है वो दोस्तों, वो कौन है? इफ्ला है। कौन है दोस्तों? इफ्ला है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। DSSB में आएगा इफ्ला की फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन
और उसके साथ एक वर्ड जोड़ दिया गया था इंस्टीट्यूशन। ये वर्ड कब जोड़ा गया था? 1976 में इस वर्ड को जोड़ा गया था। ठीक है। इफ्ला का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो वर्तमान में इफ्ला का हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड के अंदर है दोस्तों। ठीक है। यूबीसी प्रोग्राम जो आरपीएससी 2019 में जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, तो यूपीएससी प्रोग्राम जो है ये किसका है दोस्तों? यूपीसी, ध्यान रखना, यूबीसी और यूएपी ये दोनों प्रोग्राम जो है वो किसके हैं दोस्तों? इफ्ला के हैं दोस्तों। ठीक है। यूएपी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो यूएपी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन। क्या है दोस्तों? यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, ये यूएपी क्या है दोस्तों? फुल फॉर्म है। यूएपी का एक प्रोग्राम है, तो मैंने अभी बताया था यूएपी और यूबीसी दोनों प्रोग्राम किसके हैं दोस्तों? ये केवीएस 2015 के अंदर पूछा गया था। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बहुत सारे विद्यार्थियों के रिक्वेस्ट पर, बहुत सारे विद्यार्थियों के निवेदन पर हमने एनवीएस का बैच शुरू कर दिया है। तो एनवीएस का बैच के अंदर हमने पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट हैं और उसके साथ हमने टेस्ट सीरीज भी हमारे यहाँ शुरू हो गए हैं दोस्तों। तो हमारा जो एनवीएस बैच है उसके बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि जो एनवीएस 2024 का बैच है, हम 2 तरीके से कोर्स करवाते हैं। मतलब एक तो हम कराते हैं रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है ना, और उसके साथ हम देते हैं आपको लाइव एमसीक्यू क्लास। तो लाइव एमसीक्यू क्लास के अंदर क्या होता है? आपका एक प्रॉपर रिवीजन होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करना होता है? पहले आप 6 रजिस्टर ले लीजिए। 6 रजिस्टर, क्योंकि आपके बिलीप लेवल का जो सिलेबस है वो 6 भागों में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6। पार्ट 1 फाउंडेशन, ठीक है ना। तो आप पहले आप रिकॉर्डेड क्लासेस से आप पढ़ लीजिए, बढ़िया रिकॉर्डेड क्लासेस से पीडीएफ से नोट्स बनाइए, क्योंकि हमारे हर एक टॉपिक का क्या है? हर एक टॉपिक का वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है और पीडीएफ के नीचे वो क्या दिया हुआ दोस्तों? टेस्ट दिया हुआ है। और पीडीएफ आपको क्या मिलेगी? बायलिंगुअल है। बायलिंगुअल का मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। पहले आप पीडीएफ से नोट्स बनाइए, फिर आराम से वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद रिवीजन कीजिए और रिवीजन करने के बाद उस टॉपिक का क्या दीजिए? आप टेस्ट दीजिए। इससे क्या होगा? आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जो टॉपिक मैंने लिखा है, जो टॉपिक मैंने पढ़ा है, जो टॉपिक मैंने देखा है, अब मैं बिना देखा देख अगर टेस्ट देता हूं तो मुझे कितना याद रहेगा। तो आप बिना देखा देख टॉपिक का रिवीजन करके टेस्ट दोगे, आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास जगेगा। तो सबसे पहले हम रिकॉर्डेड क्लास, और रिकॉर्डेड क्लास के बाद हम आपको लाइव एमसीक्यू क्लास कराते हैं। उसी टॉपिक को हम संक्षिप्त में आपको एक रिवीजन करवाते हैं, ताकि आप मन में रिकॉर्डेड जो टॉपिक पढ़ा हुआ, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट है या कंफ्यूजन है वो आप हमारे साथ क्लियर कर सकते हैं और रिवीजन भी आपका हो जाएगा। उसके साथ हम देते हैं आपको टेस्ट सीरीज, ठीक है ना। और टेस्ट सीरीज के अंदर हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं 10,000 प्लस क्वेश्चन, मतलब 100 मॉडल पेपर हम आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमने 17 मई 2024 से कर ली है। ठीक है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारा जो कंटेंट है वो कंटेंट है बायलिंगुअल है, ताकि बायलिंगुअल कंटेंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, ताकि कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी का हर बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ सकता है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोर्स लेने से पहले, देखिए मैं इस क्लास के माध्यम से एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोर्स लेने से पहले यूट्यूब पर मेरी भी क्लास देखिए, और अन्य टीचर और भी बहुत सारे जो टीचर्स हैं यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, तो 4-5 क्लास जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है वो टॉपिक अन्य टीचर का भी आप देखिए। ठीक है। तो जब आप अलग अलग, जैसे मैंने जो टॉपिक पढ़ाया है, या 4-5 क्लास मेरी भी देखिए डेमो के रूप में यूट्यूब पर, अन्य टीचर की भी देखिए। उसके बाद आप ऐप के अंदर जाइए, और ऐप के अंदर भी मेरी बहुत सारी डेमो क्लासेस हैं, उन डेमो क्लासेस को देखिए। जब आपको लगता है, जब आपकी अंतरात्मा कहती है कि भाई जिस टीचर की भाषा आपको समझ में आती है उनके मार्गदर्शन में पढ़ना शुरू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन दिनों दिन बढ़ रहा है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन सेल्फ स्टडी करने से आपको ये नहीं पता चलेगा कि दुनिया में कितना कंपटीशन है, क्योंकि वर्तमान में जिस तरीके से हम आधुनिक युग में रहते हैं, 5G में हम रह रहे हैं। आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप पढ़ रहे हो तो आप अभी तक एक कुएं के मेंढक हो, आपको पता नहीं है कि बाहर क्या है। लेकिन अगर आप किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ते हो
तो वहां पर जैसे मान लीजिए एक मेगा टेस्ट करवाया जाता है 100 क्वेश्चन का, तो वहां पर करीबन 500-700 लोग टेस्ट देते हैं। तो आपकी रैंक जो कौन सी आती है, 700 लोगों ने टेस्ट दिया है, आपकी रैंक अगर टॉप 50 आती है तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास जगेगा कि भाई इतने लोगों ने एग्जाम दिया, मेरे रैंक 700 में से 50 टॉप 50 में रैंक आ रही है, आपके अंदर एक नया विश्वास जगेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के मार्गदर्शन पढ़ने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और वही कॉन्फिडेंस लेवल आपके एग्जाम में सफलता दिलाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जो विद्यार्थी जो स्पेशल रूप से एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपको अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनवीएस की आप तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको टॉप एमसीक्यू की सहायता लेनी है। टॉप एमसीक्यू का मतलब है अगर आपको बढ़िया सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, रिवीजन के लिए मेरी 2 किताब आती हैं। पहली किताब है जिसका नाम है जो है वॉल्यूम 1, ये वॉल्यूम 1 किताब है। दूसरी जो मेरी किताब है वॉल्यूम 2। इस किताब की जो प्राइस है सिर्फ 170 रुपये है। कितनी है दोस्तों? 170 रुपये इस किताब की जो प्राइस है, लेकिन 50 रुपये आपको डिलीवरी चार्ज देना होगा। ठीक है ना, तो 50 रुपये जब आप डिलीवरी चार्ज देते हो तो समझ लीजिए पूरे भारत में कहीं बैठे घर बैठे आप इस किताब को 220 रुपये मंगा सकते हो। ठीक है ना, इस किताब की जो प्राइस है सिर्फ 170 रुपये है, लेकिन 50 रुपये आपको डिलीवरी चार्ज देना होगा और 220 रुपये में आप पूरे भारत में कहीं बैठे अपने घर मंगा सकते हो दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना है। और ये किताब ध्यान रखना है गवर्नमेंट पोस्ट से आएगी, सरकारी डाक से आएगी, ताकि ये किताब गांव ढाणी तक ये किताब आप लोगों के तक पहुंचेगी। ठीक है, और ये किताब है ये पुराने पेपर पर आधारित है। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है, जिसके अंदर आप एनवीएस के जो लेटेस्ट एनवीएस का जो 2022 में जो पेपर हुआ है उस पेपर के बारे में भी आप एनालिसिस पता चल जाएगा कि भाई एनवीएस में लाइब्रेरी साइंस के जो क्वेश्चंस हैं कैसे पूछा जाते हैं, और केवीएस में डीएसएसबी में ये एनवीएस 2019 का जो पेपर है, ताकि आपको पता चलेगा। देखो किताबें तो मार्केट के अंदर बहुत सारी है, लेकिन मेरी किताब की जो विशेष बात क्या है, हर प्रत्येक जो पेपर है पेज है उस पेज के नीचे मैंने आंसर दे दिए हैं। हर पेज के नीचे आंसर दिया हुआ है, ताकि बार बार पेपर को पलटने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी बात है, ये किताब क्या है दोस्तों, बायलिंगुअल है। बायलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये किताब है। और हमने कोशिश की है कि इस किताब में 9 एरर रखी हैं, और इस किताब का लाइव सॉल्यूशन जो है हम यूट्यूब पर करवाते हैं। लाइव सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, यूट्यूब पर करवाते हैं। वॉल्यूम 1 का हमने लाइव सॉल्यूशन पूरा यूट्यूब पे करवा दिया है, आप जाके देख सकते हैं। और बहुत जल्द हम वॉल्यूम 2 का भी यूट्यूब पर लाइव सॉल्यूशन करवा रहे हैं दोस्तों। इस किताब को लेने के लिए राजदीप बुक डिपो से संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो इस किताब को लेने के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है माई बुक पिकअप। ठीक है ना, तो ऐप डाउनलोड कीजिए माई बुक पिकअप। ठीक है ना, तो माई बुक पिकअप जो ऐप है वो ऐप डाउनलोड जरूर कीजिएगा वहां पर। और इस किताब का आपको किताब का लिंक चाहिए, इस किताब का लिंक चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 8949992361। इस नंबर पे आप आराम से क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है जो मेरे लिए कल्पना से परे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरी शर्त तो मैं नहीं कह सकता हूं, मेरे एक व्यक्तिगत सुझाव है, क्योंकि मैंने भी लाइब्रेरी साइंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था। उस संघर्ष से, उस अनुभव से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से यही कहता हूं कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। एक बार आप हैंड रिटन से नोट्स बना के देखिए, उसके बाद रिवीजन कीजिए। मेरा मानना है कि लिखने के बाद जब 1-2 बार आप रिवीजन कर लोगे, वो टॉपिक पूरा परमानेंटली आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, और इसके बाद आपके अंदर एक और ही कॉन्फिडेंस पैदा होगा दोस्तों। इस क्लास को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू।